ओके गाइस, आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 बायो का चैप्टर नंबर 3 सॉरी 2 नहीं चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के अंदर खत्म करेंगे। ओके, नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो लेट्स रीड दिस चैप्टर। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अपने को मीनिंग समझना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक इस पर लिखता हूँ मीनिंग। तो अगर हम लोग धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग समझने गए थे तो क्या लिखता हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स healthy reproductive organs with its natural functions, but it has a wider aspects including emotional, social aspects. Okay, aspects of देखिए ऐसे लिख सकते हैं। अगर तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हम लोग बेसिक बताएं यानी कि शॉर्ट में बताएं तो क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच इट्स नेचुरल फंक्शंस, बट इट हैज ए वाइडर या फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। एस्पेक्ट्स मतलब पर्सपेक्टिव में लिख सकता हूँ, पर्सपेक्टिव, वाइडर पर्सपेक्टिव, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? वो इस वाइडर पर्सपेक्टिव के अंदर इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूड होते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स a total well-being in all aspects of reproduction, such as क्या फिजिकल, बिहेवियरल, इन एस्पेक्ट्स को याद में रखना होगा। बिहेवियरल, देन हो गया सोशल एंड इमोशनल। अकॉर्डिंग टू WHO reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. Okay, टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड वो एस्पेक्ट क्या है? फिजिकल है, बिहेवियरल है, इमोशनल है एंड सोशल है। ओके, तो हम लोग ने मीनिंग को अच्छे से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का समझ लिया। एंड मीनिंग को इधर हम लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं? फिर से हम लोग उसको ब्रीफ में लिख सकते हैं। ओके, वाइट करके लिख सकते हैं क्वेश्चन। तो मीनिंग पढ़ लिया हम लोगों ने। इस बार हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगर हम लोग स्ट्रेटेजीज एंड प्रॉब्लम्स की बात करें, तो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज की बात करें तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, इंडिया जो था, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू स्टार्ट इनिशिएटिव एक्शंस, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इंडिया वाज द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री। इंडिया बहुत सी कंट्री में से ऐसे कुछ पहले कंट्री में आता है जो कि बहुत आगे के टाइम पे ही क्या किया था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इनिशिएटिव करके एंड इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज ए सोशल गोल कंसीडर कर लिया था। एंड कंसीडर्ड एज ए सोशल गोल क्या किया था? इसको याद रखना। ओके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल कंसीडर कर लिया था। कौन सी ईयर में? 1951 में। एंड उन सब प्रोग्राम्स को क्या नेम दिया गया था? नेम ऑफ द प्रोग्राम्स फैमिली प्लानिंग। क्या नाम दिया गया था? फैमिली प्लानिंग। उन सब प्रोग्राम्स को नाम दिया गया था फैमिली प्लानिंग। तो इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएटिव प्लान्स एंड एक्शंस अराउंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज ए सोशल गोल कंसीडर कर लिया था। एंड 1951 में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स एंड प्लान्स किया गया जिसको नेम दिया गया क्या? फैमिली प्लानिंग। ओके, तो ये 1951 में हो गया। ओके, ये सक्सेसफुल भी रहा ये वाला प्लान। ओके, तो बाकी आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारे इंप्रूव प्रोग्राम्स लाए गए। ओके, तो आगे आने वाले टाइम पे इंप्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर इन लेटर ईयर्स, लिख देता हूँ इन लेटर ईयर्स, इंप्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स in operation under the popular name। कौन से पॉपुलर नेम के अंदर लाया गया? RCH प्रोग्राम्स। RCH का फुल फॉर्म क्या है? इसको याद में रखना है आप लोगों को। क्या है? रिप्रोडक्टिव, इधर में लिख देता हूँ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ओके, RCH प्रोग्राम्स यानी कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो क्या बताया? 1951 में क्या आया? फैमिली प्लानिंग नाम से एक प्रोग्राम आया जो कि वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया का प्लानिंग था। उसने क्या किया था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज ए सोशल गोल कंसीडर कर लिया था। उसके बाद 1951 के बाद लेटर ईयर्स में बहुत सारे इंप्रूव प्रोग्राम्स लाया गया जिसमें वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज एस्पेक्ट्स था। ओके, किसके अंदर लाया गया था? अंडर द नेम ऑफ, उस प्रोग्राम का नेम क्या था? अंडर द पॉपुलर नेम RCH प्रोग्राम्स, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ओके, तो इधर मैं लिखता हूँ स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम लोग स्ट्रेटेजीज को पढ़ेंगे। ओके, जो पहला स्ट्रेटेजी है तो एटिंग ने गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, स्ट्रेटेजीज फॉर बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिख सकता हूँ। ओके, तो पहला वाला स्ट्रेटेजी होगा टू क्रिएट अवेयरनेस amongst people about
अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो पीपल के अराउंड अपने को क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ेगा। किसके अबाउट अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के अबाउट अपने को अवेयरनेस को क्रिएट करना पड़ेगा। ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट क्या आ जाएगा इसके अंदर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा सेक्स एजुकेशन आ जाएगा। तो पीपल को सेक्स एजुकेशन देना पड़ेगा, हर एक पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, एडोलेसेंस हर एक स्टूडेंट एडोलेसेंस में, ओके इस तरीके से। दूसरा प्रिवेंशन एजुकेशन में ही आ जाएगा ये वाला भी, तो फिर मैं लिख देता हूँ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें कौन हेल्प करेगा, सेक्स एजुकेशन ही हेल्प करेगा डिजीज। इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल, देन क्या हो सकता है फॉर रोल ऑफ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल मेंटल एजेंसीज। गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का भी बहुत ही ज़्यादा हाथ होगा किसके ऊपर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने में, ओके। देन फिफ्थ पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड। तो एक बार फीटस डिलीवरी होने के बाद, यानी कि पार्चुलेशन होने के बाद उसके केयर उस चाइल्ड के केयर को एंड मदर के केयर को भी देखना पड़ेगा, तभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग अटेन कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रेटेजी है। सिक्स्थ सोशल एविल क्राइम्स। उसके बाद क्या आ जाएगा, सोशल एविल क्राइम्स के साथ सोशल एविल क्राइम्स मतलब जो बायस होते हैं मेल एंड फीमेल में, जो बायस करते हैं मेल को ज़्यादा पहले के ज़माने पे। उसके बाद चाइल्ड मैरिज हो गया, उसके बाद सेक्स रिलेटेड क्राइम हो गया, ओके। वो सबको अपने को प्रिवेंट करना पड़ेगा। कैसे प्रिवेंट करेंगे, सेक्स एजुकेशन की मदद से करेंगे। तो ये जो सोशल एविल क्राइम्स है इसको भी प्रिवेंट करना पड़ेगा, ओके। इसके बारे में भी लिख सकते हो। एंड 7 सब किसके अंदर आ जाएगा, ये सब अवेयरनेस के अंदर ही आ जाएगा, ओके, अमंग्स पीपल। एंड 7 हाउ टू बिल्ड सोशली रेस्पॉन्सिबल एंड हेल्थी सोसाइटी। इन सब पॉइंट को अगर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तब एक अपने को तब क्या कर पाएंगे हम लोग, अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे पीपल के अमंग्स, एंड वो एक क्या हो जाएगा, अच्छा स्ट्रेटेजी हो जाएगा, तो गेन है तो अटेन है बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके। तो पहला स्ट्रेटेजी हम लोगों ने बात कर लिया। तो दूसरा स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन plans to attain reproductive health requires strong industrial facilities। तो देखो, अगर हम लोग प्लान्स को इम्प्लीमेंट करके क्या करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करना है अपने को, तो क्या क्या चाहिए अपने को, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज चाहिए हमें, एक्सपीरियंस्ड क्या चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। एंड हमें क्या चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के बाद क्या चाहिए अपने को, है ना, मटेरियल सपोर्ट चाहिए, ओके। इन सब पॉइंट को मैं वाइट करके लिख सकता हूँ अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। तो स्ट्रेटेजीज में ये जो दूसरा पॉइंट है, देखो, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ओके, अटेन करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। एंड उस प्लान्स को इंप्लीमेंट करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अटेन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज चाहिए अपने को, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, एंड मटेरियल सपोर्ट चाहिए। तो देखो, जो पार्चुलेशन के टाइम पे, डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज नहीं होगा, तो जो मॉर्टेलिटी रेट होते हैं बेबीज़ का वो ज़्यादा हो जाएगा, ओके, बेबी एंड मदर का भी। तो इस टाइप के बहुत सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उसको केयर करने के लिए हमने को क्या चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज चाहिए, ओके। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज मतलब जो हॉस्पिटल वगैरह होगा या फिर कुछ एजेंसीज वगैरह होगा, ओके। एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मतलब डॉक्टर हो गया, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ऐसा बहुत सारे जो चीज़ें हैं, ओके। एंड मटेरियल सपोर्ट में देखो मटेरियलिस्टिक सपोर्ट चाहिए होगा, ओके। तो दो हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर लिया। थर्ड स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ मैं इस बार। मैंने इंडस्ट्रियल बोल दिया, तो ये इंडस्ट्रियल नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडस्ट्रियल क्या होगा, इंडस्ट्री क्या करेगा, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हॉस्पिटल्स आ जाएगा, बहुत सारे एजेंसीज आ जाएगा, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ओके। बाकी थर्ड वाला जो स्ट्रेटेजी होगा उसको मैं लिखता हूँ। थर्ड जो स्ट्रेटेजी है ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर प्लान्स टाइम टू टाइम, ओके। इजी सा है, इम्प्लीमेंटेशन बेटर प्लान्स टाइम टू टाइम। इसमें एग्जांपल आपको लिखना है, बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस, ओके। एमनियोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इस स्थान को बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस कुछ प्रोसेस था, इसको बैन कर दिया। और एमनियोसिंथेसिस को जब बैन किया उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज the meanness of female fetocytes, okay, feticide। एमनियोसिंथेसिस को बैन करने का फायदा क्या हुआ, जो फीमेल feticide का मीनेज था उसको इंक्रीज हो गया, ओके। एंड एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जो कि है मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। ये सब क्या है, ये सब टाइम टू टाइम इंप्रूव करने वाला प्लान, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, बेटर प्लान्स टाइम टू टाइम, इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेटर प्लान्स लिख सकता हूँ, मैं टेक्निक्स भी लिख सकता हूँ, मैं टेक्निक्स लिखूंगा, इंप्लीमेंटेशन बेटर टेक्निक्स प्लान्स टाइम टू टाइम।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एमनियोसिंथेसिस को बैन करना जिससे कि फीमेल फीटोसाइट्स का जो मीनस था उसका इंक्रीज होना नंबर, एंड दूसरा मैसिव साइज इम्यूनाइजेशन। अभी हम लोग एमनियोसिंथेसिस की बात करेंगे। ओके, एमनियोसिंथेसिस की बात करें तो प्रीवियसली जो ये एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस था इसको यूज़ किया गया था, प्रीवियसली यूज्ड टू लीगली डिटरमाइन सेक्स बिफोर बर्थ। ओके, तो बिफोर बर्थ जो फीटस था उसके सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज़ किया गया था, लेकिन इससे बहुत सारे जो सेक्स रिलेटेड क्राइम हुआ था कि फीमेल फीटस को मार दिया गया था। ओके, तो उससे क्या हो गया था, जो मीनस था नंबर ऑफ फीमेल फीटोसाइट्स वो कम हो गया था, इसी वजह से एमनियोसिंथेसिस को बैन कर दिया गया। ओके, बैन करने से फायदा हुआ वो भी हम लोगों ने देखा। ओके, जो एमनियोसिंथेसिस है प्रीवियसली यूज़ किया गया था तो सेक्स डिटरमाइन लीगली। ओके, तो इस प्रोसेस की थोड़ा हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं एमनियोसिंथेसिस में देखते हैं। एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस में जो लिखा हूँ, इन एमनियोसिंथेसिस सम of the amniotic fluid of the developing fetus, some of the amniotic fluid of developing fetus is taken to analyze। क्या क्या ये fetus मान लो, इसमें क्या है, amniotic fluid है, तो इधर से amniotic fluid थोड़ा सा लिया गया and is taken to analyze, and इसको लेके किसको एनालाइज किया गया, एनालाइज द fetal cells को एनालाइज किया गया, एंड डिजॉल्व सब्सटेंस, एंड उसके अंदर क्या क्या डिजॉल्व सब्सटेंस है उसको एनालाइज किया गया। तो इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है कि जो फीटस है उससे थोड़ा एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है एंड एनालाइज किया जाता है कि उसके अंदर किस टाइप का फीटल सेल्स है, उसके फीटल सेल्स को एनालाइज किया जाता है एंड डिजॉल्व सब्सटेंस को एनालाइज किया जाता है। बाकी इधर एक लाइन मुझे देखो, दिस प्रोसीड्यूर जैसे एमनियोसिंथेसिस है, हम लोगों ने तो पढ़ा कि इससे लीगली क्या सेक्स डिटरमाइन किया जाता था पहले, लेकिन जो एक्चुअल काम था एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस को लाने का, प्रोसीड्यूर को लाने का, इसका क्या काम था इधर देखो। दिस प्रोसीड्यूर हेल्प्स टू फाइंड द जेनेटिक find certain genetic disorders। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें क्या क्या डिसऑर्डर्स को फाइंड करने में हेल्प करता है, सबसे पहले तो डाउन सिंड्रोम, एंसर में 3 दिया है। ओके, इन तीनों को अच्छे से करेंगे। डाउन सिंड्रोम, दूसरे नंबर पे है सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया। क्या हीमोफीलिया, ओके, प्लीलिया। ओके, और क्या क्या जो एक्चुअल एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस लिए यूज़ होता है, वो यूज़ होता है कि वो अपने को फाइंड करने में हेल्प करता है कि फीटस के अंदर क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर नहीं है। हेल्प अस टू फाइंड द सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द फीटस, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया एक्सेट्रा। एंड क्या करता है ये प्रोसेस, एंड डिटरमाइन द सर्वाइविलिटी ऑफ द फीटस, ऑफ द फीटस, फीटस सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं उसको भी डिटरमाइन कर देता है। क्या कौन सा प्रोसेस, एमनियोसिंथेसिस है। तो एमनियोसिंथेसिस का अगर 3 अपने को फंक्शन आए तो पहले के ज़माने में लीगली क्या था, पहले सेक्स डिटरमाइन कर सकते थे। ओके, बिफोर बर्थ, एंड दूसरे नंबर पे क्या है कि सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर को ये क्या करता है, फाइंड करने में हेल्प करता है, एंड थर्ड डिटरमाइन करता है किसको, कि फीटस के सर्वाइविलिटी को। ओके, सर्वाइव होगा। फोर्थ अपना स्ट्रेटेजी जो होगा ये होगा रिसर्च ऑन reproduction related aspects encouraged by governmental and non-governmental agencies to find new methods, to find new techniques। तो हम लोगों ने जो थर्ड वाला अपना स्ट्रेटेजी था उसमें हम लोगों ने क्या बताया, टाइम टू टाइम क्या जो अपने टेक्निक्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निक्स, बेटर टेक्निक्स टाइम टू टाइम। तो इसी वजह से उन सब में ऐसे ही तो हम लोग कोई सा भी टेक्निक्स इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उससे पहले रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, तो इसी वजह से जो टेक्निकल रिसर्च एंड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एनकरेज बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड न्यू टेक्निक्स और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग वंस। ओके, तो एक हमारा इंडिया में ही एग्जाम्पल इधर में लिखता हूँ, एक अपने इंडिया में ही क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नेम है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ओके, जो कि लखनऊ में है। क्या नेम है, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें रिसर्च करने के बाद जो फीमेल होते हैं, फीमेल के लिए एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को बनाया गया जिसका नेम था सहेली। ये किधर डेवलप हुआ, इधर इस CDRI लखनऊ में ही रिसर्च होने के बाद इसको डेवलप किया गया। ओके, सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स।
फीमेल्स के लिए। ओके, एक इधर डेवलप हुआ था, ये डेवलप हुआ था CDRI लखनऊ में, यानी कि रिसर्च का कितना स्कोप है, रिसर्च कितना जरूरी है फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी अपने को पता चल गया। ओके, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्ट्रेटेजीज एंड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने इधर खत्म कर दिए। हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ रहे थे, वही करके कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पहला जो था नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये कैसे वर्क करता है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसको वर्क करना पड़ता है। तो देखो, दिस मेथड works in the principle of avoiding chances of ovum and sperm meeting। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड, ये इस मेथड पे एक करता है, इस प्रिंसिपल पे एक करता है कि अवॉइड कर दो किसका, स्पर्म एंड ओवम का मीटिंग के चांसेस को। ओके, हो गया। तो नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का पहला वाला, ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो पहला वाला 3 नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। ओके, तो इसको कॉन्सेप्ट के मदद से हम लोग ऐड कर सकते हैं PWL से, PW यानी कि फिजिक्स वाला, L से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो P से क्या होगा, P से होगा पहला वाला जो नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है देखते हैं, देखो इन दिस मेथड। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट ऐसे समझा देता हूँ बराबर से। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस मतलब अवॉइड। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस मतलब क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17 डेज होता है, उस पीरियड में कोइटस नहीं करते, क्योंकि उस टाइम अगर कोइटस करेगा तो फीमेल का ओवुलेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, हेंस फर्टिलाइजेशन का भी चांसेस ज़्यादा है। तो इस टाइम पे कोइटस को अवॉइड करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग टाइम पे अगर कोइटस किया भी जाए तो भी क्या नहीं हो, हम लोग प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये वो भी एक नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मेथड है। तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस को लिखते हैं, लिखेंगे किस तरीके से, इन दिस मेथड कपल अवॉइड और abstain from coitus for a period, ब्रैकेट में लिखना, for a period day 10 to day 70 of menstrual cycle, because in this period chances of ovulation is very high, hence fertilization, hence chances of fertilization is also high। ओके, तो डे 10 से डे 17 तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का उस पीरियड में कोइटस को अवॉइड करके, ये तरीका है पहला वाला, पीरियोडिक एब्सटिनेंस हो गया। ओके, तो दूसरा तरीका P से हो गया, W से आएगा। तो W से दूसरा जो तरीका है मैं लिखता हूँ उसको विथड्रॉल, या फिर इसको लिखा जाता है कोइटस इंटरेक्टस। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, देखो इस प्रोसेस में क्या जाता है, ड्यूरिंग कोइटस जब मेल इजैकुलेट करने का टाइम आएगा, राइट बिफोर इजैकुलेशन, मैन क्या करेगा, जो मेल होगा वो अपने पेनिस को वजाइना के अंदर से विथड्रॉ कर लेगा। ओके, उसी प्रोसेस को विथड्रॉल या फिर कोइटस इंटरेक्टस बोला जाएगा। अगर इस कोइटस इंटरेक्टस होगा या फिर विथड्रॉल होगा पेनिस का वजाइना से राइट बिफोर द इजैकुलेशन, तो क्या नहीं हो सकता, इंसेमिनेशन नहीं हो सकता, अवॉइड इंसेमिनेशन। ओके, तो लिखता हूँ इधर, दिस मेथड वर्क्स एज द मेल withdraws penis from the vagina right before the ejaculation during coitus। तो अवॉइड, इसको अवॉइड करने के लिए, तो अवॉइड इंसेमिनेशन अगर हो जाए तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो इंसेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए कि फर्दर ओव्यूलेशन भी ना हो, फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन हो भी तब भी फर्टिलाइजेशन ना हो। ओके, देन थर्ड PW हो गया, देन L, बाकी लास्ट जो नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है थर्ड, इसमें देखते हैं। तो थर्ड जो यानी कि C नंबर, मैं लिखता हूँ L से, लैक्टेशन है, क्या होगा, लैक्टेशन है, अमेनोरिया। ओके, लैक्टेशन अमेनोरिया क्या होता है, देखो इसको मैं ऊपर से समझा देता हूँ। लैक्टेशन अमेनोरिया एक नेचुरल या फिर जो ट्रेडिशनल अपना कॉन्ट्रासेप्टिव का तरीका है, जो कि क्या करता है, ये कौन से फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, जो लैक्टेशन का टाइम होता है या फिर जिसमें लैक्टेशन के टाइम पे पार्शियलेशन के बाद जो मदर के इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड होते हैं, उस पीरियड में क्या नहीं होता, ओवुलेशन एब्सेंस होता है। देयरफॉर ओवुलेशन अगर नहीं होगा, देयरफॉर वो जो प्रेगनेंसी का साइकिल होता है, ओवुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, वो सब नहीं होगा, इसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। ओके, और लैक्टेशन अमेनोरिया इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एब्सेंस ऑफ, इस पीरियड में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। This method is based on the fact that during intense lactational period of a mother following पर्सुलेशन के बाद ही तो आता है लैक्टेशन, पर्सुलेशन, no ovulation occurs, therefore no cycle of pregnancy, therefore no cycle of pregnancy। तो ये लैक्टेशन है, अमेनोरिया बेहतरीन सा क्या है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है प्रेगनेंसी। ओके, तो फिर से अगर एक पॉइंट की बात करें, इस मेथड
ओनली एप्लीकेबल नहीं, अच्छे से लिखा उसमें। लेफ्ट में बताऊँ, ये जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है, ये पार्चुरेशन के बाद आफ्टर पार्चुरेशन जो इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड होता है, आफ्टर पार्चुरेशन ओनली 6 मंथ्स तक ही रहता है, ओनली 6 मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन, ओनली 6 मंथ्स ऑकर्स, ओके। ओनली 6 मंथ तक ही ये लैक्टेशनल एमेनोरिया पीरियड रहता है, ओके। इस पीरियड में अगर हम लोग एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड द बेबी, चांसेस ऑफ, अगर उस स्टेज में कोई टच होगा भी उस मदर एंड कोई मेल इंडिविजुअल के बीच में भी, तब भी चांसेस ऑफ कॉन्सिडेंस विल बी, सॉरी कॉन्सिडेंस नहीं, ऑफ कॉन्सेप्शन या फिर कोइटस में, कॉन्सेप्शन मतलब प्रेगनेंसी होता है, ओके। कॉन्सेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी विल बी 0, क्योंकि अगर मदर ब्रेस्ट फीड करा है तो लैक्टेशनल पीरियड में होगा, इंटेंस लैक्टेशनल पीरियड में होगा, उस स्टेज में क्या हमारे पास ओवुलेशन भी नहीं होगा, देयरफॉर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, कोइटस हो भी तो, ओके। और वो स्टेज इंटेंस लैक्टेशनल का पीरियड कितना महीना रहता है, आफ्टर पार्चुरेशन ओनली 6 मंथ रहता है, ओके। हम लोग देखो जो नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इसका हम लोग प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज क्या है इसका, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का नो साइड इफेक्ट्स, ओके, नो साइड इफेक्ट्स, ये इसका प्रोज है। लेकिन कॉन्स भी है, कॉन्स क्या है, चांसेस ऑफ फेलियर्स आर हाई, चांसेस ऑफ फेलियर्स आर हाई, ओके। इस बात को याद रखना। देन हमें नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव पहले हम लोगों ने पीडब्ल्यूएल यूज फिक्स है। दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव का तरीका टाइप्स था, वो था बेरियल कॉन्ट्रासेप्टिव। So barrier contraceptives होता है, this method works by preventing sperm and ovums physical meeting with the help of a barrier, okay। तो barrier contraceptive कैसे काम करता है barrier contraceptives जब स्पर्म एंड ओवम है उसको फिजिकली मीट करने नहीं देता, ओके, बाय विद द हेल्प ऑफ ए बैरियर, ओके। वो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कॉन्डम्स बेहतरीन से एग्जांपल्स हैं बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए, अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, ओके। कॉन्डम्स होते हैं वो मेल एंड फीमेल बोथ के लिए अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। मेड ऑफ जो कॉन्डम्स होते हैं मेड ऑफ किससे बना होता है, लेटेक्स सीट और रबर से बना होता है, थीन रबर या फिर लेटेक्स सीट से बना होता है ये कॉन्डम्स, ओके। मेल wear condoms at your penis and female wear at your cervix to prevent semen from entering semen into the female reproductive tract ड्यूरिंग क्वाइटस के टाइम पे जो मेल होता है वो अपने पेनिस के ऊपर पहनते हैं, फीमेल जो होता है वो सर्विक्स के ऊपर पहनता है, ओके। उससे क्या होता है, जो सेमेन होता है, जो रिलीज सेमेन होगा वो एंटर नहीं कर पाता किधर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ओके। और ड्यूरिंग क्वाइटस तो कॉन्डम्स की फिर से बात करें हम लोग, ये क्या होता है, वन डिस्पोजेबल होता है, कॉन्डम्स है डिस्पोजेबल, एक बार यूज़ करके फेंक सकते हैं। ये जो कॉन्डम्स होते हैं इसका एक प्रोज क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ओके, एंड एड्स भी क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STI एंड STDs से अपने को प्रोटेक्ट करता है कॉन्डम्स, ओके। फिर से प्रोज क्या है, एक और प्रोज अगर बताएं हम लोग, सेल्फ इंसर्टेबल है, ओके। इसी वजह से देयरफॉर एज प्राइवेसी, इसी वजह से जो कॉन्डम्स जैसे बैरियर का प्राइवेसी होती है, ओके, सेल्फ प्राइवेसी बना रहता है इंडिविजुअल का जो यूज़ कर रहा है, ओके, क्योंकि वो सेल्फ इंसर्टेबल है, खुद हम लोग पहन सकते हैं फिर ऊपर से, ओके। कॉन्डम्स की बात करें, कॉन्डम्स एक हो गया जो कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है। दूसरा अगर हम लोग बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करें तो ये हो जाएगा डायफ्राम्स, इसके बाद सर्विकल कैप्स फॉल्स, ये सब क्या है, बैरियर है। ये सब भी सिमिलरली कॉन्डम्स की तरह ही काम करता है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ फीमेल पहन सकते हैं, ओके। इंसर्टेड इनटू, तो सबसे पहले लिखते हैं मेड अप ऑफ रबर, ओके, ये रबर से बना होता है, रबर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनसाइड द सर्विक्स, ओके। एंड ये जो डायफ्राम्स सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स होते हैं ये रीयूजेबल होते हैं, ओके। कॉन्डम्स एंड इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये रीयूजेबल होते हैं, लेकिन कॉन्डम्स क्या है वन टाइम यूज़ के लिए बना होता है, डिस्पोजेबल होता है, ये रीयूजेबल होता है, ओके। इस बात को याद रखें। बाकी एक पॉइंट इधर में लिख देता हूँ, स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स आर यूजुअली यूज्ड along with barriers to increase contraceptive efficiency के एफिशिएंसी को यूज़ करने के लिए बैरियर के साथ जो स्पर्मिसिडल क्रीम्स होते हैं, जेलीज होते हैं,
एंड फोम्स होते हैं उसको भी यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो दो मेथड हम लोगों ने, दो मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ लिया था, ट्रेडिशनल नेचुरल एंड दूसरा बेरिया।